हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जो कि है टीसीएस एनक्यूटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ईच एंड एवरीवन इज आस्किंग कि कितने कट ऑफ मिलने से हमको डिजिटल मिलेगा, हमको निंजा मिलेगा, हमको प्राइम मिलेगा। एवरीवन इज वेरी वरीड अबाउट इट। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक देखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। हमारा जो आज का टॉपिक था वो है कि टीसीएस का एग्जाम जो हुआ है अभी 26 तारीख को हुआ है, 29th को हुआ है, 30th को हुआ है। तो टीसीएस एनक्यूटी का फर्स्ट फेज जो था एग्जाम का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है 26 के जो एग्जाम था उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, कंपेयरिंग बोथ द शिफ्ट्स। ओके। तो दोनों शिफ्ट मिला के हमारा जो कट ऑफ होने वाला है हम वही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया लग सके कि आपको कौन सा रोल मिल सकता है या आपका एग्जाम कैसा गया है, कैसा क्या क्वेश्चन था। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक। ये वीडियो ओनली 26 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम अभी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मान के चलेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो 26 में जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो हम एनालिसिस करेंगे, कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन आया था। तो हम लोग वो जानेंगे और उसी के बाद हम लोग उसका कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है हमारा टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम का जो पैटर्न रहता है उसमें एक फाउंडेशन सेक्शन रहता है और दूसरे में रहता है एक एडवांस सेक्शन। ठीक है। तो फाउंडेशन सेक्शन अगर आपको क्लियर करना है और अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन सेक्शन क्लियर करने के लिए ही गए हो तो आपको निंजा पैकेज मिलने वाला है जो कि आपको पहले से पता है। ठीक है। इसका सैलरी 3.2 से 3.5 एलपीए का होता है। तो अगर आप निंजा रोल के लिए गए हो तो हम उसके लिए भी डिस्कस करेंगे, अगर आप डिजिटल या प्राइम के लिए गए हो तो हम ऑल टोटल भी एक डिस्कशन रखने वाले हैं। ठीक है। तो फाउंडेशन सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो जान लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो थे 20 क्वेश्चन जिनके लिए आपको अलाउड हुए थे 25 मिनट्स। वर्बल एबिलिटी के लिए आपको 25 क्वेश्चन मिले थे जिनके लिए भी आपको ड्यूरेशन मिला था 25 मिनट्स। ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे और इसके लिए आपको टाइम मिला था 25 मिनट। ठीक है। तो ये टोटली हो गया आपका फाउंडेशन सेक्शन जो कि है सिर्फ और सिर्फ निंजा लोगों के लिए। अगर कोई कोडिंग में अच्छा नहीं है या फिर किसी ने भी कोडिंग करके नहीं आया है तो ये जो फाउंडेशन सेक्शन है दिस इज फॉर देम। ओके। अभी आ जाते हैं हम लोग एडवांस सेक्शन में। तो एडवांस सेक्शन में आपको दो सेक्शन मिलता है जो कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मर्ज करके एक होता है और दूसरा वाला होता है कोडिंग सेक्शन। ठीक है। तो एप्टी और रीजनिंग मिला के जो एक फर्स्ट सेक्शन होता है वो सेक्शन में आपको 14 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है। जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी उसका ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको ड्यूरेशन मिला था 25 मिनट्स। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका एडवांस्ड कोडिंग सेक्शन जहां पर आपको दो क्वेश्चन मिले थे जिसके लिए आप कोड कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। C++, जावा, पाइथन ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको इसके लिए 1.5 घंटा 90 मिनट्स अलॉट हुए थे। ठीक है। जो कि काफी बहुत अच्छा टाइम था। ठीक है। आपको कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है, 90 मिनट्स इज गोइंग टू बी एनफ फॉर यू। ठीक है। तो अच्छे से आप लोग कोड कर सकते हैं, इसमें मतलब ज्यादा हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है और 90 मिनट्स इज एनफ टू सॉल्व टू क्वेश्चंस। ओके। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहां पर हम लोगों को पता चलेगा कि जो ऑल ओवर क्वेश्चन आया था मतलब एडवांस सेक्शन एंड निंजा के लिए जो फाउंडेशन सेक्शन होता है दो मिला के। ठीक है। दो मिला के हम लोग एक एनालिसिस करेंगे कि टोटली जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, वर्बल एबिलिटी होता है, रीजनिंग होता है, कोडिंग होता है, सब कुछ मिला के क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था। ठीक है। तो हम एक ऑल टोटल मिला के एक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम सेक्शन वाइज भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो ऑल टोटल मिला के हम जो एक मतलब एनालिसिस करेंगे वो है इन जनरल एक एनालिसिस जो बोलते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात हम लोग करें
करेंगे, तो फिर वो मॉडरेट से डिफिकल्ट आया था। बहुत लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत हुई है। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना से भी जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ताकि अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है टीसीएस एनक्यूटी का या बाद में जो आएगा, उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट फेसेस द मोस्ट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का अच्छा प्रिपरेशन होने के बावजूद भी उनका हाथ का स्पीड जो है वो कम रहता है, इसीलिए वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। जो कि ओनली एंड ओनली जो डिफिकल्टी फेस करता है वो होता है एप्टीट्यूड सेक्शन में, क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत है, आपको दिमाग अच्छे से चलाना पड़ेगा। तो 1 मिनट के अंदर अगर आपको इतना सब कुछ करना होता है, तो अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो क्वेश्चन मिला था, जो कि अभी तक मुझे पता है कि मॉडरेट से डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी में, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में क्वेश्चन जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ गई, इसमें प्रॉब्लम आ गई कि आप लोगों को क्वेश्चन देख के लॉजिक समझ में नहीं आएगा। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं हो, अगर आपने सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, तो फिर आपको रीजनिंग एबिलिटी में लॉजिक ढूंढने में टाइम लग सकता है। और अगर क्वेश्चन ज्यादा लेंदी है तो आपको रीडिंग में भी ज्यादा टाइम लगने वाली है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर कहीं से भी आप कुछ को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आपका क्या होगा ना, एक्सपीरियंस आपका अच्छे से बढ़ेगा, आपको क्वेश्चन के टाइप देखकर समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हाउ कैन यू बी बेटर, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे बेटर होना है, ये तो स्ट्रेटेजी आप लोगों को ही पता करना पड़ेगा। मैं बस आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, दूसरे दूसरे कंपनी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, खुद का टेस्ट लीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपका कितना है, आप 10 मिनट में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, 1.5 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ये सब कुछ एक एनालिसिस आप लोग करने को बैठ जाओ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस पे। तो वर्बल एबिलिटी इजी टू मॉडरेट ही रहता है हमेशा ही, लेकिन आपको इंग्लिश का भी बेसिक अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको ये ऑप्शन चूज करना है या वो ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, तो आप ये इजी राउंड को भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। राउंड बहुत ही इजी रहता है, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। वर्बल एबिलिटी इज नॉट अ डिफिकल्ट राउंड, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको इसमें भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पैसेज पढ़ना नहीं आता, अगर आपको पैसेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और ये सेक्शन है सबसे स्कोरिंग सेक्शन, ठीक है। स्कोरिंग सेक्शन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेक्शन वाइज कट ऑफ एक रहता है। अगर आप इस इजी सेक्शन में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको डिजिटल या प्राइम का रोल मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि सेक्शन वाइज कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई करते हो, तभी आपको अच्छे से अच्छा रोल ऑफर किया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आ जाता है कि एप्टीट्यूड का जो एनालिसिस है, जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, दोनों मिला के, मतलब फाउंडेशन सेक्शन मिला के या फिर एडवांस सेक्शन मिला के, दोनों मिला के क्या क्या था हम अभी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, कितने आए थे, क्या नहीं आए थे, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एप्टीट्यूड एनालिसिस में हम लोग फर्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ट्रेन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ट्रेन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट के प्रॉब्लम जो थे वो आए थे, स्टैटिस्टिक्स, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, इंक्लूडिंग फाउंडेशन सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन, ओके। तो हम अभी बताने वाले हैं आप लोगों को कि कौन से चैप्टर्स एडवांस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और कौन से आपको फाउंडेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेन्स के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के जो क्वेश्चन रहता है, ये आपको फाउंडेशन सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। फाउंडेशन सेक्शन थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि 25 क्वेश्चन रहते हैं ना टोटली एप्टीट्यूड के अंदर, तो 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और थोड़ा सा ज्यादा लेंदी भी रहता है।
तो आपका स्पीड का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और एडवांस सेक्शन में क्या होता है, आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें रीजनिंग भी है, एप्टीट्यूड भी है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम ज्यादा मिलता है। लेकिन उधर का जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। सो पाइप्स एंड सिस्टम्स सिंप्लीफिकेशंस के काफी क्वेश्चंस मिले थे, ट्रेन्स के 2 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, जो आपको बहुत अच्छे से इसका मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एडवांस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एवरेज से भी क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आए थे, जो कि है एडवांस सेक्शन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आए थे उनसे, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर भी एडवांस सेक्शन में क्वेश्चन आए थे, एक एडवांस सेक्शन में शायद 2 आए थे और फाउंडेशन में 1 आया था, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के प्रॉब्लम्स भी काफी डिफिकल्ट रहता है और आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड का एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है या ये सारे जो चैप्टर्स है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने जाना है। जो ये मैं सजेशन दे रही हूँ, ये दे रही हूँ कि नेक्स्ट फेज का जो एग्जाम होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये सजेशन अच्छा होने वाला है, और जिन्होंने भी ये एग्जाम पहली बार दिया है उनके लिए भी होने वाला है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये आपको एक आइडिया देने के लिए ये एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी बन जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जो स्लाइड में जाएंगे उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एनालिसिस, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी काफी इजी भी रहता है और काफी आपको मतलब इजी मैं नहीं बोलूंगी, मॉडरेट टाइप का बोलूंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को लॉजिक अच्छे से क्लिक होना चाहिए दिमाग में, अगर आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो उसी के अंदर आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके लिए 25 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि बाकी क्वेश्चन के लिए आपका टाइम घट रहा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन इसीलिए आप जल्दी से कर लो, और दूसरा वाला क्या, जो हार्ड क्वेश्चन रहता है उसको आप थोड़ा सा लास्ट के लिए रख दो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने में मुझे टाइम लगेगा, तो आप उसको रिव्यू में रख के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर आप एक ही क्वेश्चन को लेकर 2-3 मिनट गवा दोगे तो फिर आपको इजी क्वेश्चन भी आपका हाथ से छूट जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजीज आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा। आपका रिव्यू का ऑप्शन आपको दिया जाता है, आपको कैलकुलेटर दिया जाता है, आपको सब कुछ दिया जाएगा। तो आपको उन रिसोर्सेस को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं ये बात बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि सेक्शन वाइज आप स्वैप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एप्टीट्यूड सेक्शन से रीजनिंग सेक्शन में जाना अलाउ नहीं होगा जब तक कि आपका टाइमर खत्म नहीं होता फॉर द सेक्शन यू आर डूइंग, ठीक है। तो अगर आप एप्टीट्यूड कर रहे हो, आपको 25 मिनट मिला है, तो आप 25 मिनट कंप्लीट करने के बाद ही रीजनिंग सेक्शन में जा सकते हो। अगर आप बैठे भी हो, आपको कुछ काम नहीं है, फिर भी आपको 25 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। आपको सेक्शन वाइज स्वैप करने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन आप क्वेश्चन वाइज स्वैप कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का ही लिमिट दिया जाता तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती, जो कि फर्स्ट टाइम गए हैं एग्जाम देने के लिए। नॉट ओनली दैट, जिनका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है या फिर जो थोड़ा सा स्लो है, तो ये दिक्कत आ जाती है अगर आपको क्वेश्चन में टाइम लिमिट दिया जाता है। लेकिन अभी टीसीएस का पैटर्न ऐसा नहीं है, आपको सेक्शन वाइज टाइम लिमिट मिलेगा, क्वेश्चन वाइज टाइम लिमिट नहीं मिलेगा। और आप सेक्शन वाइज स्वैप नहीं कर सकते, आप बस क्वेश्चन स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम जानते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा उनको। तो हम लोग जान लेते हैं पहले। ओके। सो पहला जो आया था कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको पता ही है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तो हर एक रीजनिंग के क्वेश्चन में आता ही है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग कैसा रहेगा, या तो आपको कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, उसके साथ आपको बोला जाएगा कि ये वर्ड को हम कोड किए हैं ऐसा कोई नंबर में,
ठीक है, आपको कोई वर्ड दिया जाएगा, उसको एक नंबर में आपको कोट करना है, तो दूसरा वर्ड का कोड क्या होगा आपको ये पूछा जा सकता है। आपको रेशियो में कुछ पूछा जा सकता है, अगर एबीसी इज टू सीएबी ये होता है, तो फिर और कोई रेशियो होगा तो उसका आंसर क्या होगा। ये होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट। ठीक है, आपको कुछ नंबर दिए जा सकते हैं, उसके लिए आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, तो आपको वापस से वाइस वर्सा करके आंसर उसका देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर टीटा फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आए थे जहां पर आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। यू हैव टू गिव योर आंसर ऑन योर ओन विदाउट हैविंग एनी ऑप्शंस। ठीक है, तो टीटा फॉर्मेट का जो क्वेश्चन होता है वो एप्टीट्यूड में भी दिखने को मिले हैं, वर्बल एबिलिटी में दिखने को मिले हैं, रीजनिंग में दिखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि आपको जो आंसर मिला है आपके खुद से कैलकुलेशन से, चाहे वो गलत हो या सही हो, या आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको वही लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी ऑप्शंस दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से आंसर जो आपको अच्छा लगेगा या जो आपको लगेगा कि ये आंसर हो सकता है, आपको वो आंसर वहां पर ब्लैंक दिया जाता है, आपको वहां पर फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन का चैप्टर था वो था पेपर फोल्डिंग में। पेपर फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आपको फाउंडेशन एंड एडवांस सेक्शन दोनों में ही मिलेंगे। ठीक है, फाउंडेशन का थोड़ा सा इजी रहता है, जो आपको देखने में अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक पता हो तो आप कर सकते हो, लेकिन एडवांस सेक्शन में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ठीक है, पेपर फोल्डिंग के बाद आ जाते हैं हम नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज में भी आपको दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि लॉजिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा, कहाँ पर आपको क्यूब करके उसका प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, समेशन करना पड़ेगा, ऐसा आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर सीरीज के भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं ना कि कोडिंग डिकोडिंग या फिर नंबर सीरीज, इनमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि इनका ना कोई लिमिटेशंस नहीं होता कि इसका आंसर यही हो सकता है, इसका आंसर वही हो सकता है। तो इसमें आपको बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने की जरूरत है, कि ये नहीं हो रहा है तो फिर हम दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं, ये नहीं हो रहा है तो फिर हम अलग सा कोई ट्राई करते हैं, 1+1 नहीं हो रहा है तो 2-1 करके देखते हैं। तो ऐसा करके आपको लॉजिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा, तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि इसका आंसर किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इमेज रोटेशन के बारे में। इमेज रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एडवांस टॉपिक में दिखा गया था। ठीक है, दिखने को मिला था इमेज रोटेशन का मतलब, आपको एक इमेज दिया रहेगा, उसको आपको कैसे कैसे फोल्ड करना है आपको दिया जाएगा, और एक रोटेशन वाला एरो आपको दिया जाएगा कि किस किस तरीके से आपको फोल्ड करना है उस पेपर को। उसके बाद कौन सा शेप आपको दिखने को मिलेगा वो आपको जहां पर लिखना है ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, मोर देन पेपर फोल्डिंग ये आपको ज्यादा दिखने को मिलेंगे। एडवांस सेक्शन में तो दो क्वेश्चन ऐसा आए थे जो कि काफी डिफिकल्ट थे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। इमेज रोटेशन और पेपर फोल्डिंग दोनों के दोनों क्वेश्चन ही या दोनों के दोनों चैप्टर ही अच्छे से समझना पड़ेगा। आपका इमेजिनरी पावर अच्छा होना चाहिए इमेज रोटेशन या फिर पेपर फोल्डिंग के लिए, कि आप सोच सको आंखें बंद करके कि अगर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे या इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसका क्या आउटकम आ सकता है, कौन से शेप्स आपको दिखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा थोड़ा शेप्स डिजाइन करके दिया हुआ है, कुछ ट्राइंगल्स है, कुछ स्क्वायर्स है, रेक्टेंगल्स है, सर्किल है, ऐसा आपका एक पेपर में डिजाइन रहता है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा एरो वाइज, तो आप जब उसको खोलोगे तो कौन सा शेप आपको दिखने को मिलेगा, या अगर आप उसको काटोगे वहां से तो कौन सा शेप कट जाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको रहता है इमेज रोटेशन में। ठीक है, तो कंप्लीट। इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो होता है कि इसका क्वेश्चन काफी लेंदी रहता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही 30 सेकेंड्स आपका चले जाता है। ठीक है, कि कौन सा क्या रिलेशन दिया हुआ है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिलेशन देखना पड़ता है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको ब्लड रिलेशन ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद टीसीएस का एक मतलब क्वेश्चन का पैटर्न है, अगर आप कोई भी रिलेशन निकालो ना आपका क्वेश्चन ही उल्टा आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि इनमें से कौन से रिलेशन सही नहीं है, तो इसका क्या करना पड़ता है, आपको सारे ऑप्शंस को ट्राई करके देखना पड़ता है कि कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो अगर सही वाला ऑप्शन निकालना होता है ना तो वो एक आपको दिख जाता है, अगर आप कुछ निकालते हो तो आपको ऑप्शन से अगर आप क्रॉस चेकिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन गलत है ये निकालने में ना बहुत
ज्यादा टाइम लगता है आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना, कोई सिली मिस्टेक मत करना, और हाथ का स्पीड काफी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशंस के ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको राउंड को क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में। डेटा सफिशिएंसी आपको पता ही है, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका जो एजम्पशंस है या फिर आपने जो मतलब कंक्लूजन दिया हुआ है, वो आपको स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट से सफिशिएंटली हम आंसर को ढूंढ सकते हैं तो वो सफिशिएंट है। आपको लिखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है या स्टेटमेंट 2 है या कोई भी नहीं है या फिर दोनों ही है। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसको ना आपको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का टाइप इजी रहता है, लेकिन आपको छोटी सी छोटी डिटेल्स को एकदम भी लुक ओवर नहीं करना है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं या यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं, उनसे हम लोग रेफर कर पा रहे हैं क्या आंसर्स को या अजम्पशंस को, हम कंक्लूजन दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग दे पा रहे हैं तो आपको उसी तरीके से ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद के मन से कुछ भी सोच के ऐसा ऑप्शन नहीं राइट कर दे सकते। ठीक है, आपको सोच के उसका आंसर देना पड़ेगा, आपको रीडिंग अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सीटिंग अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इजी भी रहता है, थोड़ा मजा भी आ जाता है ये करने में। ब्लड रिलेशन के जैसा ही होता है, मजा तो आता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है, उनमें आपको सर्कुलर टेबल में एक दिया जा सकता है, आपको स्क्वायर टेबल में दिया जा सकता है, या फिर आपको लीनियर अरेंजमेंट भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले अच्छे से, आपको लेफ्ट राइट क्या होता है वो पहले से डिटरमाइन करके रखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है, कौन किसके फेस टू फेस बैठा है। ये करके आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बी के साथ डी का क्या रिलेशन है, मतलब क्या रिलेशन है, मतलब बी के पास कौन बैठा है, डी के पास कौन बैठा है। ठीक है, बी और डी के बीच में कौन बैठा है, ये सब आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था एक सर्कुलर टेबल को लेके आया था, और सीटिंग अरेंजमेंट में एक लीनियर टाइप का भी क्वेश्चन आया था, जो कि मुझे लगता है कि इजी टू मॉडरेट ही था, कुछ ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको अच्छे से पता है, आपका स्पीड अच्छा है, तो फिर आप सॉल्व कर पाओगे। ब्लड रिलेशन जैसा कंफ्यूजिंग नहीं था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट उससे इजी ही था। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी आपको 2 क्वेश्चन मिले थे। इसके बाद हम लोग आ जाता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे, और उसके बाद है क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी मिला के आपका रीजनिंग एबिलिटी एनालिसिस हो जाता है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसके साथ आपको कंक्लूजन को मैच करना पड़ेगा, कि कंक्लूजन इम्प्लिसिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको हमने बता दिया कि कहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिले थे, या फिर ज्यादा आपको एडवांस सेक्शन में दिखने को मिले थे, जैसे कि इमेज रोटेशन का क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ये सब आपको, और ब्लड रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको एडवांस सेक्शन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनका एग्जाम अभी आ रहा है या जो बाद में एग्जाम देने की तैयारी ले रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेना है आपको। इसके बाद हम लोग आ जाता है वर्बल एबिलिटी में, जो कि इजी भी रहता है, हमने कहा ही है पहले से कि इजी रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी में जो क्वेश्चन आए थे वो थे कि आपको 2 कंप्रीहेंशन, बहुत बड़ा बड़ा पैसेज आपको दिए जाएंगे जो कि आपको रीड करना है, उनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्वेश्चंस भी आ जाएगा कि कौन से साल में क्या हुआ था, पैसेज से निकाल के उसका आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसा दिया जाएगा कि इस पैसेज का हेडिंग क्या हो सकता है, टाइटल क्या हो सकता है। तो अगर आपने पूरा पैसेज अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या फिर आपने एक अच्छे से आइडिया नहीं किया होगा, आपका गेस गलत ही होगा, ये गारंटी है मेरा। क्योंकि
वो लोग ना होते हैं कि टीसीएस का ये जो पैटर्न है ना, वो ऊपर में ना ऐसा आपको दे देते हैं कि आपको लगेगा कि यही तो सही है, आप पूरा पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है ना, आपको फर्स्ट दो लाइन में जो दिखेगा, आपको फोकस में लगेगा, तो आपको लगेगा यही सही आंसर है, लेकिन नहीं है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो उसके अंदर ही आंसर रहता है, वो होगा फर्स्ट दो सेंटेंस में आपको जो दिखता है वो असल में नहीं होता है। तो इसीलिए डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू हैव टू गो थ्रू इनसाइड इट एंड रीड इट केयरफुली सो दैट यू कैन आंसर द राइट वन। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, पैसेज को अच्छे से आपको सर्वे करना पड़ेगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन राइट है, कौन सा नहीं है, कौन सा मतलब ठीक से लिखा नहीं है, या कौन सा आपको टाइटल में दे सकते हो। बहुत ही सिमिलर टाइप का ऑप्शंस आपको दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, एटलीस्ट पांच छह तो आए होंगे, मतलब टोटल दो कंप्रीहेंशन के पैसेज दिए थे बहुत बड़े बड़े, तो उनमें से आपको टोटल छह क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप समझ ही सकते हो कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना कितना जरूरी होता है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका छह क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका मतलब जा रहा है हाथ से। इसके बाद आ जाते हैं एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन से भी आपको तीन क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, एरर डिटेक्शन में आपको स्पॉट करना पड़ेगा कि कहाँ पर कोई ग्रामेटिकल एरर है, कहाँ कौन से स्टेटमेंट पे ये वर्ब गलत है या कुछ भी गलत है, आपको वो स्पॉट करना पड़ेगा और ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा, या फिर टीटा फॉर्मेट में भी आपको लिखने को बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रीअरेंज स्टेटमेंट्स। इनके भी तीन चार क्वेश्चन आए थे, मैं बता दूं आपको। ठीक है, इसके भी तीन चार क्वेश्चन आए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत शफल करके चार पांच क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सॉरी चार पांच सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, जिनको आपको अच्छे से सीक्वेंस में सजाना है कि कौन सा फर्स्ट में आएगा, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ। ठीक है, ऐसे करके आपको सीक्वेंस में ऑर्डर दिया जाएगा। कभी कभी टीटा फॉर्मेट में भी पूछे गए हैं एडवांस सेक्शन में। तो आपको क्या करना होगा, आपको टीटा फॉर्मेट में वो आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस में सजाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक करके सजाओगे आप लोग, उसके बाद आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जो कि ग्रामेटिकल रहता है टोटली। आपको समझ के आंसर देना पड़ेगा कि कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होने वाला है, जिसके लिए आपको टीटा फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, दो क्वेश्चंस आए थे इसमें से, ज्यादा नहीं आए थे। तो वर्बल एबिलिटी मैं अगर बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट ही था। आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, बाकी तो इजी ही था, उतना कुछ मतलब दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं थी। लेकिन कंप्रीहेंशन को आपको जल्दी से जल्दी रीड करना पड़ेगा, वरना आपका जो क्वेश्चन है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड। आपको एक वर्ड अंडरलाइन करके या फिर मतलब कोट के अंदर दिया जाएगा कि इस वर्ड को हम किसके कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा खासा वाला इंग्लिश उसमें रहेगा, जिसमें आपको वोकेबुलरी का अच्छा से अच्छा मतलब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो रिप्लेसमेंट होता है वर्ड का, वो आपको अगर पता नहीं होगा, आपका ऑप्शन से आपको समझ में नहीं आएगा अगर उसका मतलब, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उसका आंसर सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया, वर्बल का भी एनालिसिस हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं, ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोडिंग एनालिसिस में। ठीक है, तो कोडिंग एनालिसिस में हम जो बात करेंगे, अभी 26 तारीख को जो क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में, दोनों में मिला के इजी टू डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको मतलब क्या बोलूं मैं, आपको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना अच्छे से जरूरत है। और मॉडरेट तो आया ही था, तो आपको नॉलेज भी अच्छा रहना है, आपको कोडिंग अच्छे से करना है, सिंटैक्स याद रखने हैं, तो ये सब आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप लीड कोड अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आपको लीड कोड में आपका प्रैक्टिस अगर होता है, तो फिर आपको थोड़े से मतलब कॉमन क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो कोडिंग में आपको जो क्वेश्चन दिखने को मिले थे वो थे, एक सब एरे इक्वल्स सम का क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में, और उसके बाद आपको मैट्रिक्स यूज करके मेष प्रॉब्लम दिया गया था, जो कि अगर आप लीड कोड मतलब प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन कॉमन लगेंगे। ठीक है, सब एरे मतलब आपको एक टारगेट दिया जाएगा और एक एरे दिया था, तो उसमें सम करके आपको टारगेट से मिलाना है, और कौन कौन से सब एरे का उसका टारगेट के साथ इक्वल होगा वो आपको प्रिंट करना है आउटपुट में। ठीक है, इसके बाद मेंस प्रॉब्लम दिया गया था, फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो था, एक रेंज ऑफ नंबर आपको दिया गया था शायद 2 से 5 तक। ठीक है,
इनका जो क्यूब होता है उसका समेशन आपको प्रिंट करना है और टारगेट से मिलाना है। ये एक था आउटपुट प्रिंट का। और दूसरा वाला एक था कि आपको कुछ मतलब फ्रूट्स दिए गए हैं, उसका यूनिट वाइज प्राइस क्या होगा। आपको 10 अगर आप ऑरेंजेस खरीदते हो तो उसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि आपको यूनिट वाइज प्राइस तो दिया हुआ है। तो और आपको सेल्स भी दिया गया था, ठीक है, कि कौन से फ्रूट कितने नंबर्स पे सेल हुए हैं। तो आपको बेस्ट सेलर प्रोडक्ट निकालना था और उसका सेल्स भी पता करना था शायद। तो ऐसे आपको हैश मैप यूज करके उसका भी सॉल्यूशन आपको करना था, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कोडिंग एनालिसिस में अगर आपने एक कोडिंग भी सॉल्व किया है तो आपको डिजिटल का कॉल आ सकता है, अगर आपका प्रीवियस जो सेक्शन थे वो अच्छे से गए होंगे। तो कोडिंग एनालिसिस में अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो आपको डिजिटल का मिल सकता है कॉल। क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन था, एक इजी क्रैप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो काफी इजी आया था, मुझे ऐसा तो लगता है, क्योंकि सब एरर का क्वेश्चन और आर्मस्ट्रांग नंबर का कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन था क्यूब करके समेशन निकालना, ये तो काफी इजी था, ठीक है। अगर आपको बेसिक से, बेसिक नहीं है ये, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन आता है या आपने थोड़ा सा मतलब ज्यादा करके मॉडरेट टाइप का प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको ये दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे सब जगह पर। तो अगर आपने इजी क्वेश्चंस करके आए हैं, अगर डिफिकल्ट आपसे नहीं हुआ है तो फिर सही है। आपको टेस्ट केस अच्छे से रन करना पड़ेगा, जितने भी टेस्ट केस था वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मैच करने पड़ेंगे, तभी आपको डिजिटल का कॉल मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा कंफर्मेशन पकड़ के नहीं रखना है कि मैंने बोल दिया तो मतलब यही हो जाएगा, ऐसे ही मतलब कॉल आ जाएगा आप लोगों को डिजिटल के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक एनालिसिस है और जो मतलब प्रीवियस ईयर का जैसा होता है वो एनालिसिस करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप अब हम लोग जाते हैं कट ऑफ के बारे में। अभी तो हम लोगों ने एनालिसिस किया कि कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा ज्यादा था, कौन सा कम था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, ये सब हम लोगों ने एनालिसिस किया। अभी हम डायरेक्टली जाएंगे कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ में हम लोग देख लेते हैं। तो फाउंडेशन सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी को लेके, तो कट ऑफ आपको पड़ता है फॉर 25 क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड, सॉरी, फॉर 20 क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड, यस। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड के, जो कि काफी लेंदी थे, जो लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगे हैं। उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं वर्बल एबिलिटी के लिए, जो मैं कह ही चुकी हूँ। क्योंकि 25 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इसमें से भी आपको 15-20 क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि इसका बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, आपको बस स्पीड करना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वर्बल में ना तो कोई कैलकुलेशन होता है, ना आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो अच्छा है उसका ही रिफ्लेक्शन आपको लगाना है आंसर शीट में। तो 15 से 20 क्वेश्चंस वर्बल के आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग में आपका सही होना चाहिए, तभी जाके आपका रीजनिंग का और ये जो मतलब टोटल फाउंडेशन का सेक्शन है, ये काट ऑफ जो आपका है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर द निंजा रोल, जिसका सैलरी होने वाला है 3.2 लाख फॉर यूजी स्टूडेंट्स एंड 3.5 लाख फॉर पीजी स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन सेक्शन का कट ऑफ। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडवांस सेक्शन के कट ऑफ के ऊपर, जो कि है 7 to 8 क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो मर्ज हुआ सेक्शन है, ठीक है ना। वो मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक साथ करके एक 14 क्वेश्चन आपको पूछे जाता है, जिसमें से आपको 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे टू क्वालिफाई द सेक्शनल कट ऑफ दैट राउंड इन एडवांस सेक्शन। और इसके बाद कोडिंग का जो कट ऑफ है वो, अगर हमने बोला ही है कि एक क्वेश्चन तो काफी इजी आता है, सवेरे इक्वल सम के, ठीक है, जो एरे दिया गया था उसके टारगेट दिया गया था, टारगेट से मिलकर कौन कौन से एरे हो सकते हैं वो प्रिंट कराना, और आर्मस्ट्रांग नंबर के क्यूब और समेशन। तो ये दो काफी इजी क्वेश्चन थे, जिसके अगर आपने पूरा का पूरा सॉल्व किया है, आपके सारे टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं, कोड कंपाइल हो चुका है, रन हो चुका है, सबमिट हो चुका है, तो आपको पहले के सेक्शनल कट ऑफ और इस सेक्शनल के कट ऑफ को मिला के आपको डिजिटल का कॉल आ सकता है। और अगर आपने दो ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं तो आपको प्राइम का कॉल आ सकता है, ठीक है। तो यही रहता है हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर ला सकते हैं ये आप कमेंट में लिखना, जरूर बताना हम लोगों को। तो हम नेक्स्ट वीडियो वैसे ही प्लान करेंगे आप लोगों के लिए। So thank you for watching. Don't forget to subscribe our
चैनल। बाय।